स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या भवन चैनल। आज इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी युवक भारती 12वीं कक्षा का पांचवा पाठ का आ वृंद के दोहे पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि वृंद के दोहे के कवि का नाम वृंद और आपका पूरा नाम वृंदावन दास था। आपका जन्म 1643, निधन 1723 को हुआ। आपकी प्रमुख कृतियाँ कुछ इस प्रकार हैं: वृंद सत्सई, समेत शिखर छंद, भाव पंजाशिका, पवन पचौसी, ऐसी अनेक आपकी कृतियाँ हैं। आपकी विशेषताएं: रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची हैं। आपके नैतिकपरक दोहे जन साधारण में बहुत प्रसिद्ध हैं। कविता की विधा है दोहा छंद। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का विशेष स्थान रहा है। विषय प्रवेश। सपना ज़रा बैठो सही से और सुनो ध्यान से। ओके, लिसन स्टूडेंट्स केयरफुली। विषय प्रवेश। कवि वृंद अपने दोहों के माध्यम से अपनी सरल सुबोध भाषा में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमें बहुत ही ज़रूरी और उपयोगी, यूज़फुल एवं व्यवहारिक बातों से परिचित कराते हैं। इन दोहों के ज़रिए प्रस्तुत दोहों में उन्होंने विद्या की विशेषता, जो ये दोहे हैं, इसमें जो कवि ने विद्या की विशेषता, आँखों के पहचानने की शक्ति, अपनी क्षमता के अनुरूप काम करना, यानी जितनी ताकत रहे वो हिसाब से कार्य करना, व्यापार करने के सही ढंग, गुण के अनुसार आदर पाने, जैसे जिसको जितना गुण है वो हिसाब से उसे सम्मान और आदर मिलना चाहिए। नीच को न छेड़ने, नीच को कभी नहीं छेड़ना चाहिए, तथा पालने में ही बच्चे के लक्षण दिख जाने आदि, जैसे बच्चा जो है वो पालने में रहेगा तभी उसके लक्षण जो है वो दिख जाते हैं, आदि नीति परक बातें बताई हैं। अब जो है स्टूडेंट्स, हम जो है वृंद के दोहे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कविता अपने स्टूडेंट्स के साथ में, जो मेरे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, और मैं साथ साथ में ये वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है हम दोहे रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली, और हम साथ साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी सुनते जाएंगे। वृंद के दोहे। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। स्टूडेंट्स, पहले अंडरलाइन कर दीजिए और सबकी मीनिंग लिख दीजिए। सरस्वती यानी सरस्वती, विद्या की देवी, भंडार खजाना, अपूर्व यूनिक अजीब, घटी कम हो जाना। ओके, अब जो है हम इन दोहों का जो है वो, ये जो दोहे हमने पढ़े हैं उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि वृंद के दोहे जो वो ये नीतिपरक दोहे हैं जो जीवन में सीख देने वाले हैं।
इन दोहों से जो है हमें जो है वो जीवन में सीख मिलती है। इसमें जीवन के अनुभवों को और व्यवहारिक ज्ञान को प्रस्तुत किया गया है। इसमें जो है वो जीवन के अनुभवों, एक्सपीरियंस को और व्यवहारिक, जैसे कि हमें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए जीवन में, इन सारे ज्ञानों को जो है इन दोहों में प्रस्तुत किया गया है। अभी पहले दोहा जो है हम उन दोहों का जो है वो एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, सरल अर्थ पढ़ेंगे या फिर आप एक्सप्लेनेशन कह लो। माँ सरस्वती भंडार खजाना, जैसे कि माँ सरस्वती का, देवी माँ का खजाना ही सोचो बच्चों, तो उसमें से जितना भी खर्च करेंगे क्या वो कम होगा? नहीं होगा, है ना। हम जितना खर्च करेंगे बढ़ेगा और अगर हम खर्च नहीं करेंगे तो घटता जाता है। तो यहाँ पे कवि हमें यही बताना चाहते हैं कि ज्ञान भी उसी समान है कि अगर हम ज्ञान को अपने तक ही रोके रखेंगे, अपने तक ही सीमित रखेंगे, तो वो जो हो बढ़ेगा नहीं और कम होता जाएगा। इसलिए हमें ज्ञान को अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। कवि कहते हैं कि माँ सरस्वती के ज्ञान की बात बहुत अनूठी है। माँ सरस्वती के ज्ञान की बात बहुत अनूठी और अपूर्व है। इस ज्ञान के भंडार को जितना खर्च किया जाए, अर्थात जितना बांटा जाए, उतना ही बढ़ता है। यदि ज्ञान को बांटा ना जाए तो इसमें कमी आती जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है हम आगे के दोहे पढ़ेंगे। नैना देत बताए सब, हिया को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। नैना नेत्र आँखें, हिया हृदय मन, हेत हित में अच्छा, अहेत बुरा, आरसी आईना। स्टूडेंट्स, अब जो है हम इसका एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। ओके, जैसे कि हम सब जानते हैं आँखें जो है वो एक आईना होती है। आँखें हमें सब कुछ बता देती है, सच क्या है, झूठ क्या है। कभी कोई इंसान झूठ बोल रहा है, कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, तो हम जो है वो तुरंत उसकी आँखों को देखेंगे तो हमें पता चलेगा, हाँ नहीं ये जो है वो झूठ बोल रहा है, ये सच नहीं बोल रहा है। तो आँखें जो है सही बता देती है, सबको साफ़ सुथरा कर देती है, बता देती है। अर्थात मन के अच्छे बुरे भाव भी जो है वो आँखों से दिखाई देते हैं। कवि वृंद कहते हैं कि आँखें हित और अहित, आँखें अच्छा और बुरा की सारी बातें उसी तरह बता देती है जैसे निर्मल आईने से, जैसे आईने से अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातों का पता चल जाता है ना। जैसे कि वही कवि कहते हैं कि जैसे आँखें जो है वो अच्छी और बुरी सारी बातें बता देती है, उसी तरह जैसे निर्मल आईने से हमें अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातों का पता चल जाता है। अभी हम आगे के दोहे की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ओके, अपनी पहुँच विचारी कई, कर्तव्य करिए दौर, देते पाँव पसारिए, जेती लंबी सौर। यहाँ पर कवि कहते हैं, पहले स्टूडेंट्स अंडरलाइन कर दीजिए, पहुँच को अंडरलाइन कीजिए। पहुँच क्षमता, कर्तव्य, कार्य, सौर, चादर। ओके स्टूडेंट्स, दौर तुरंत। ओके, अब जो है हम दोहों का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अपनी पहुंच को ध्यान में रखते हुए हमें कार्य करना चाहिए। हमें जो भी काम करना है वो अपनी क्षमता को, अपनी ताकत को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। हमें उतने ही पैर पसारना चाहिए जितनी लंबी चादर हो, नहीं तो क्या होगा कि हमारे पाँव चादर से निकल जाएंगे और हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और कवि कहते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं, हमें
दिखावा कभी नहीं करना चाहिए, है ना। हमें इस बात की भी यहाँ पर जो है वो इस दोहे से हमें इस बात की सीख मिलती है कि हमें कभी बड़ाई और दिखावा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी हैसियत कभी नहीं भूलनी चाहिए। हमें अपनी क्षमता और अपनी ताकत से में जितना है उतना ही कार्य लेना चाहिए, नहीं तो हमें परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अभी कहते हैं कि जितनी हमारी क्षमता हो उसी के अनुसार हमें अपने कार्य का फैलाव करना चाहिए। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं यहाँ पर जो है ये चादर का जो है वो सौर यानी चादर का जो है यहाँ पर कवि ने एक उदाहरण दिया है, एक एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि हमारी चादर की लंबाई जितनी हो हमें उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम अपना कार्य पूरा नहीं कर सकते और हमें परेशानियों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम आगे के दोहों की तरफ बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट दोहे। फेर न हवई है कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काठ की चढ़ई न दूजी बार। स्टूडेंट्स, आप जो है पहले अंडरलाइन कीजिए और अर्थ लिख दीजिए। ओके, फिर दोबारा हांडी जो होती है पता है आपको। ओके, यहाँ पर देखिए बहुत ही प्यारा दोहा है ये और बहुत ही इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा है। जैसे कि हम जानते हैं कि आप देखिए कि एक यहाँ पर एक लकड़ी की हांडी का जो है एग्जाम्पल दिया है कवि ने। कवि कहते हैं कि व्यापार यानी लेन देन। यहाँ पर कवि कहते हैं कि यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में छल कपट का सहारा न लें। छल कपट से किया गया व्यवहार ग्राहक को आपसे दूर ले जाता है। छल कपट से अगर आप धोखेबाजी करेंगे, आप बिज़नेस में धोखेबाजी करते हैं तो है वो आपका कस्टमर जो है वो जाहिर सी बात है वो आपसे दूर हो जाएगा। भले वो एक वक्त में आकर सामान लेकर जाएगा लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर वह आपके पास नहीं आएगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जैसे पहले के दोहे में जो है वो चादर का एक उदाहरण था, एग्जाम्पल था, यहाँ पर उसी तरह कवि जो है वो लकड़ी की हांडी का एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं कि जैसे लकड़ी की हांडी आग पर एक ही बार चढ़ती है, लकड़ी की हांडी आग पर एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं, क्योंकि लकड़ी पहली बार में ही जल जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल कवि हमें यही समझाते हैं कि व्यापार लेन देन में हमें छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। यदि हम एक बार छल कपट से काम लेते हैं तो दूसरी बार हम व्यापारी अथवा चाहे वो हमारे सामने कोई और बिजनेस करने वाला हो या ग्राहक हो तो हम उससे लेन देन नहीं कर सकते। कवि जो है वो लकड़ी की हांडी का एग्जाम्पल देते हुए उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार काठ की हांडी एक बार ही आग पर चढ़ाई जा सकती है, दूसरी बार वो काम में नहीं आ सकती, उसी प्रकार छल कपट से व्यापार बिजनेस में एक ही बार किसी को धोखा दिया जा सकता है, दूसरी बार यह तरीका काम में नहीं लाया जा सकता। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम आगे की पंक्ति पढ़ेंगे, आगे के दोहे पढ़ेंगे। ओके, ऊंचे बैठे न लहई गुण बिन बड़पन कोई बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जैसे लहई का अर्थ है लेना, प्राप्त करना, शिखर, वायस कौवा, क्रो।
ओके। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब जो है हम हाँ सॉरी हाँ वायस कौवा क्रो, अभी जो है हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, सुनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिर्फ कवि ये कहते हैं कि सिर्फ ऊंचे स्थान पर बैठने से बिना गुण वाला व्यक्ति, जिसके अंदर कुछ गुण ना हो, वो व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता, वो महान नहीं बन जाता। व्यक्ति जो है वो गुण के कारण ही महान बनता है, ऊंचे स्थान के कारण नहीं। यहाँ पर कवि इन्हीं बातों को समझाना चाहते हैं कि बिना गुण के किसी व्यक्ति को ऊंचे स्थान पर बैठने से मात्र बड़प्पन नहीं मिलता, सिर्फ ऊंचे स्थान पर बैठने से बड़प्पन नहीं मिलता। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मंदिर के ऊंचे शिखर पर बैठने मात्र से कौवा गरुड़ नहीं हो जाता। देखो यहाँ पर जो है वो पहले हमें चादर का उदाहरण मिला, फिर लकड़ी की हांडी का, अभी इस दोहे में जो है हमें कौवे का उदाहरण मिल रहा है। यहाँ कवि कहते हैं कि जिस प्रकार मंदिर के ऊंचे शिखर पर बैठने से मात्र कौवा गरुड़ नहीं हो जाता, उसी प्रकार गुण से रहित कोई व्यक्ति बड़प्पन का अधिकारी नहीं हो सकता। गुणवान ही बड़प्पन पा सकता है, जिसके अंदर अच्छे अच्छे गुण हो वही इंसान जो है वो बड़प्पन पा सकता है, उसी को इज्जत मिलती है। बिना गुण वाला व्यक्ति कभी, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोस्ट पर हो, लेकिन उसे बड़प्पन नहीं मिल पाता। यहाँ पर कवि हमें यही समझाना चाहते हैं। अभी हम आगे की दोहे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। उद्याम कबहू न छाड़िए, उद्याम कबहू न छाड़िए, पर आशा के मोद गागरी कैसे फेरिए, उन्यों देखी पयोद। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है आप अंडरलाइन करते जाइए और अर्थ जो है वो लिखते जाइए। यहाँ पर उद्यम का अर्थ है जैसे कि ब्लेसनेस, और यानी जैसे कि प्रयत्न करना। ओके स्टूडेंट्स, उद्यम प्रयत्न करना, और छाड़िए छोड़ना, मोद हर्ष, पयोद बादल। ओके स्टूडेंट्स, और आशा, जैसे कि आस होती है, उम्मीद होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है हम इन दोनों का एक्सप्लेनेशन, सरल अर्थ पढ़ेंगे। यहाँ कवि कहते हैं कि दूसरे के भरोसे अपना कार्य छोड़ देना उचित नहीं होता। हमें कभी भी अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें कभी भी अपने काम के लिए दूसरों का सहारा नहीं लेना चाहिए। अपना काम जो है हमको अपने बल पर करना चाहिए। यहाँ पर कवि हमें इस दोहे से हमें यही समझाना चाहते हैं। इस दोहे से कवि हमें यही समझाना चाहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी अपना कार्य दूसरे पर नहीं छोड़ देना चाहिए। ये उचित नहीं है, क्योंकि दूसरे लोग हमारी सहायता नहीं करते, वो कभी भी हमारी सहायता नहीं करते, वो कभी भी हमारी मदद नहीं करते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य को किसी के सहारे की आशा में खुद किसी के सहारे की आशा नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद प्रयत्न करना चाहिए, खुद कोशिश करना चाहिए। क्योंकि जैसे कि बादल घिर जाने पर
उससे मिलने वाले विपुल जल की उम्मीद में कोई पानी रखने का अपना जल पात्र यानी गगरी फोड़कर फेंक देता है। देखो यहाँ पर फिर से एक एग्जाम्पल यहाँ कवि देते हैं। कवि कहते हैं कि जैसे बादल घिर जाता है ना, जैसे कैसे, हाँ बस अभी बारिश आने वाली है, तो किसी के पास एक गगरी मटका रखा है पानी से भरा हुआ, वो कहता है कि नहीं अभी बस बारिश आने वाली है और ये फोड़ दो, है ना। बिल्कुल ये उसी तरह होता है, वो जो है वो अपनी गगरी जो है वो फोड़ कर फेंक देता है। तो ये उसी समान है, अपने कार्य के लिए दूसरे पर भरोसा करना या अपना कार्य दूसरे पर डालना, दूसरे का सहारा लेना, ये उचित नहीं है, क्योंकि दूसरा कभी भी हमारा काम नहीं कर सकता, वो हमारी सहायता नहीं कर सकता। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए और दूसरों की मदद और सहायता नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे कभी भी सहायता या मदद नहीं करते, वो कभी भी मदद नहीं करते, बस हमें और उलझनें पैदा करके देते हैं। इसलिए हमें अपना काम खुद करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, कवि यहाँ पर यही समझाना चाहते हैं, यही विशेषता है इन दोहों की कि इससे हमें जीवन की सीख प्राप्त होती है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम आगे के दोहों की तरफ बढ़ेंगे। कछु कहीं नीच ना छेड़िए, कछु कहीं नीच ना छेड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में, उछरी बिगाड़ी अंग। बहुत ही अच्छी प्यारी दोहे हैं ये स्टूडेंट्स। इसका अर्थ हम सुनेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन। ओके, यहाँ पर कवि कहते हैं कि दुष्ट अथवा नीच, जो खराब होते हैं, जो नीच होते हैं, जो नालायक होते हैं, ऐसे इंसान, ऐसे व्यक्ति की संगत में रहना, सोहबत में रहना, ऐसे नीच व्यक्ति की संगत में रहना अच्छा नहीं है। ऐसे नीचों की संगत में हमें नहीं रहना चाहिए। और अगर हम नीच के साथ रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि भाई ज़रूर ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है। और दूसरी बात जो है वो नीच को कभी नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम नीच को छेड़ेंगे तो जाहिर सी बात है वो तो खामोश नहीं बैठेगा, वो तो नीच है, वो तो नालायक है, उसके पास तो कोई मर्यादा ही नहीं, कोई इज्जत ही नहीं, वो तो यूं मुँह खोलेगा, है ना, वो तो यूं मुँह खोलेगा, हम एक कहेंगे वो 10 कहेगा। तो इससे अच्छा है अगर हमें कभी पता चल जाता है कि हाँ कभी कहीं पर कुछ बात हो जाती है, हमें पता चलता है कि नहीं ये देखो ये भी सामने जो व्यक्ति है ये सही नहीं है, ये नीच है, ये बहुत ही जीवन की सीख है बच्चों। यहाँ आप आपको आगे काम आएगा जब हम एक इंसान के कैरेक्टर के बारे में जानते हैं कि हाँ इसका कैरेक्टर कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है, तो हमें उस हिसाब से उस व्यक्ति को हैंडल करना चाहिए। हमें पता रहता है कि ये व्यक्ति जो है ये नीच है, ये सही इंसान नहीं है, तो हमें जो है उसे किनारा करना चाहिए, उसके मुंह नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर एकदम सीधी लैंग्वेज में कहे तो कवि हमें यहाँ पर यही समझाना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि नीच अर्थात बुरे आदमी को कभी कुछ बुरा भला कहकर छेड़ना नहीं चाहिए उसे। जैसे अगर उसके अंदर कुछ भी बुराई है तो हमें उसे कहकर, उस बात को निकालकर उसे छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकने पर कीचड़ की गंदगी अपने ही ऊपर आती है, कीचड़ की गंदगी अपने ही ऊपर आती है। बिल्कुल उसी समान, उसी तरह बुरे आदमी को कही गई बातों के बदले उसके द्वारा कहे गए अपशब्द हमें सुनने पड़ते हैं। जैसे अगर हम उसे कुछ कहेंगे, उसे भले उसकी सच्चाई, उसके अंदर जो बुराई है हम उसी को बोलते हैं, तो वो क्या कहेगा, वो भी हमें रिटर्न में देगा और वो जो अपशब्द होंगे हमें सुनने पड़ेंगे। तो यही बात जो है यहाँ पर कवि जो है वो कीचड़ का उदाहरण देते हुए, एग्जाम्पल कीचड़ और पत्थर के उदाहरण से हमें समझाते हैं कि जिस तरह कीचड़ में पत्थर फेंकने से कीचड़ की गंदगी हमारे ऊपर ही
आती है बिल्कुल उसी समान। नीच आदमी को छेड़ने पर जो है वो उसके अपशब्द हमें सुनने पड़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम आगे की दोहे की तरफ बढ़ेंगे। जो पावई अति उच्च पद, जो पावई अति उच्च पद, ताको पतन निधान, ज्यों तपी तपी मध्याहन, लो अस्त होतु है भान। पतन यानी गिरना, ऊपर से नीचे आना या गिरना। ओके स्टूडेंट्स, निदान, यहाँ पर निदान का अर्थ है अंत में, आखिर में। मध्याह्न दोपहर का समय, भान सूर्य। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ कवि कहते हैं कि यहाँ कवि का यही कहना चाहते हैं कि जैसे कि इंसान, स्टूडेंट्स, जिस व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होते हैं, यहाँ पर भी कहते हैं जैसे ऊंची पोस्ट मिलती है, उच्च पद प्राप्त होता है, उसका भी एक ना एक दिन पतन होना निश्चित है। जैसे कि उसको भी एक ना एक दिन नीचे आना है। ये जो है हमारी सृष्टि, हमारी धरती का एक कहा जाए कि ये है कि बस जो ऊपर उठता है वो लाजिम नीचे आता है, जिसको ऊंचा पद मिलता है वो निश्चय तौर पर निश्चित है कि वो नीचे आएगा। ये स्वाभाविक है, क्योंकि ये पृथ्वी का नियम है। ये पृथ्वी का नियम है। कोई अपनी धरती से, कोई अपनी माटी से दूर नहीं रह सकता। ये धरती का नियम है। ये एक स्वाभाविक बात है कि जो ऊपर उठता है वो जो है वो धरती पर आता ही है, वो अपनी भूमि पर आता ही है। यहाँ जो है कवि यही बात समझाना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है उसका भी एक ना एक दिन पतन होना निश्चित है, वो भी एक ना एक दिन नीचे आएगा। जिस प्रकार मध्याह्न का सूर्य, जिस प्रकार भरी दोपहर का सूर्य उस समय बहुत तपता है ना। जैसे कि एकदम भरी दोपहर होती है, उस समय जो है गर्मी बहुत होती है, सूर्य जो है वो बहुत तपता है, पर उसे भी एक समय अस्त हो जाना पड़ता है ना। उसे भी एक समय जो है वह अस्त हो जाना पड़ता है, उसे भी डूबना पड़ता है, उसे भी सेट होना पड़ता है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर कवि हमें यही समझाना चाहते हैं कि उच्च पद पर, बड़ी पोस्ट पर पहुँचा हुआ आदमी कभी हमेशा उसी पोस्ट पर नहीं रहता। यहाँ पर जो है वो भी एक दिन नीचे आता है। ये एक स्वाभाविक बात है और ये हमारी जो है ये एक नियम है, हमारी धरती का एक नियम है ये, कि इंसान को जो ऊंचाई मिली है तो इसका मतलब नहीं है कि वो हमेशा उसी पर रहेगा। एक न एक दिन ये निश्चित है, ये नियम है धरती का कि उसे नीचे आना है। यहाँ पर जो है वो कवि जो है वो सूर्य का उदाहरण देते हुए हम ये समझा रहे हैं कि जिस प्रकार भरी दोपहर में, मध्याह्न में सूर्य उस समय बहुत तपता है, पर उसे भी एक समय अस्त हो जाना पड़ता है। अस्त होना पड़ता है, डूबना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, अभी जो है हम आगे की पंक्ति पढ़ेंगे, आगे के दोहे पढ़ेंगे। ओके, अब इस दोहे में क्या कहना चाहते हैं कवि? जो जाको गुण जान ही, सो तीहि आदर देत। जो जाको गुण जान ही, सो तीहि आदर देत। कोकिल अम्ब ही लेत है, काग निबोरी लेत। स्टूडेंट्स, कोकिल कोयल, अम्ब ही आम्ब, निबोरी नीम का फल। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिसके पास जैसे गुण होते हैं उसी के अनुसार वह आदर प्रदान करता है। कवि कहते हैं कि जिसके पास
कवि कहते हैं जिसके पास जैसे गुण होते हैं उसी के अनुसार वो आदान और प्रदान करता है, वो लेन देन करता है। यहाँ पर कवि कहते हैं जिसके पास जैसे गुण होते हैं उसी प्रकार जो है वो आदान प्रदान करता है। जैसे कि कवि का कहना है, जैसे कि आप समझ सकते हैं जिस प्रकार का जो व्यक्ति होता है उसको देखो उसी प्रकार की संगत जो है वो उसी प्रकार का व्यक्ति पसंद आता है। जैसे एकदम सिंपल लैंग्वेज में जैसे ये है, जो जाको गुनु जान ही सो ती ही आदर देत। हाँ, जो जाको गुण जान ही सो ती ही आदर देत। यहाँ पर कवि यही कहते हैं कि जिस व्यक्ति को जिस चीज़ के गुणों के बारे में जानकारी होती है वो उसे ही सम्मान देता है। जिसको जिस गुण के बारे में जानकारी है वो उसे ही सम्मान देता है ना। अगर भले कोई क्वालिटी रहे हाँ, लेकिन दूसरा जो है वो उस क्वालिटी से अनजान है तो वो जो है वो माइंड नहीं करता। हाँ भाई, कितना भी रहे लेकिन वो नहीं माइंड करता। तो यहाँ पर कवि यही कहते हैं कि जिसको गुणों की परख होती है, जानकारी होती है, तो वो उसे ही सम्मान देता है। जैसे कोयल आम का स्वाद लेती है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो एक उदाहरण दिया है कवि ने, एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं कोयल और आम से। जैसे कोयल आम का स्वाद लेती है और कौवा निबोरिया ही खाता है। देखो बहुत ही अच्छी और प्यारी बात है यहाँ पर। कोयल जो है वो आम का स्वाद लेती है, कोकिल अम्ब ही लेत है, काग निबोरी लेत। काग यानी कौवा, और कौवा क्या लेता है? नीम का फल खाता है। निबोरी माने नीम का फल। देखिए यहाँ पर देखिए कैसे कोयल आम मीठी चीज़ को पसंद, वो खुद मीठा बोलती है तो उसे मीठी चीज़ ही पसंद आती है। और कौवा काएं काएं करता है, कड़वा बोलता है तो उसे क्या पसंद आ रहा है? नीम का फल पसंद आ रहा है। इस एग्जाम्पल से यहाँ पर कवि यही समझाना चाहते हैं, एक गुणवान वे एक कोई अच्छा इंसान है, एक अच्छा व्यक्ति है, तो वो जो है वो अपने जैसे अच्छे को ही पसंद करेगा और अपनी जैसे अच्छे ही के साथ में उठना बैठना पसंद करेगा और वो उसी के करीब जाएगा, उसी से दोस्ती बढ़ाएगा। लेकिन जो है वो जैसे कौवे की तरह जो रहेंगे वो जाहिर सी बात है उसको अपने जैसे ही लोग पसंद आएंगे। बस यहाँ पर कवि इस दोहे में यही समझाना चाहते हैं। अब हम आगे के दोहे पढ़ेंगे। आप अकारज आपनो, आप अकारज आपनो, करत कुबूत के साथ, पाए कुल्हाड़ी आपने, मारत मूर्ख हाथ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कपूत या सुपूत होने का पता चलना। यहाँ पर कपूत और सपूत ये दोनों की बात इस कविता में बताई जाती है कि नासमझी से किया गया काम समय के लिए हानिकारक और नुकसान करता है। हमें हमेशा जो है वो सोच समझकर ही काम करना चाहिए। हाँ स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम जो है वो इस दोहे में हमें बताते हैं कि हमें कुबूत का मतलब है, कुबूत को आप अंडरलाइन कीजिए, कुबूत अविवेक। ओके, तो यहाँ पे जो कवि कहते हैं कि हमें नासमझी से किया गया काम स्वयं के लिए हम जो है वो बिना सूझबूझ के साथ काम नहीं करेंगे तो वो हमारे अपने लिए ही वो जो है वो नुकसान देता है और वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। हमेशा समझदारी के साथ और विवेकपूर्ण काम करना चाहिए। कवि कहते हैं कि अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई मूर्ख अपनी अविवेकता से कोई कार्य कर अपने पाँव पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार देता है। यहाँ पर कवि यही कहते हैं जिस तरह एक मूर्ख व्यक्ति अविवेकता से, बिना समझदारी से, बिना होशियारी से, बिना अकल से को यूज़ किए अगर वो कोई काम करता है तो वो क्या करता है? अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार लेता है। यहाँ पर कवि हमें यही समझाते हैं कि हमेशा सूझबूझ, समझदारी और अकल से काम लेना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए, विवेकपूर्ण काम करना चाहिए। ओके, अभी हमारे ये लास्ट दोहे हैं स्टूडेंट्स।
लास्ट के दोहे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। कुल कपुत जानियो परई, लखी शुभ लक्षण गात, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। यहाँ पर आप अंडरलाइन कीजिए और अर्थ लिखते जाइए। कपूत नालायक बुरा, पात का अर्थ है पत्ता। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर कवि कहते हैं कि जैसे एक पालने में बच्चा होता है ना, तो उसके शरीर देखकर ही, उसके शरीर के लक्षण को देखकर ही उसके अच्छे और बुरे होने का पता चल जाता है, उसके कपूत या सपूत होने का पता चल जाता है। यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि पालने में जो बच्चा है उसके शरीर के लक्षण देखकर उसके अच्छे कपूत या सपूत होने का, कपूत बुरा सपूत अच्छा, कपूत या सपूत होने का पता चल जाता है। बिल्कुल उसी तरह एक पत्ते का एग्जाम्पल यहाँ कवि दे रहे हैं कि देखिए, यहाँ कवि फिर से एक बार आपको बोलूँगी। एक पालने में, यहाँ देखिए अर्थ है कुल कपूत जानियो परी, लकी शुभ लक्षण गात, होनहार बिरवान के हो चिकने पात। यहाँ कवि कह रहे हैं कि पालने में बच्चे के शरीर के लक्षण देखकर, बच्चा कहाँ पर है, पालने में है, और उसके शरीर का लक्षण देखकर उसके अच्छे और बुरे होने का, उसके सुपूत या कपूत होने का, या कपूत या सुपूत होने का पता चल जाता है। जैसे किसी पौधे के, जैसे किसी पेड़ के चिकने और स्वस्थ पत्ते देखकर उसके होनहार होने के लक्षण दिखाई देते हैं, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर जो है कवि ने पौधे और उनके पत्तों का उदाहरण दिया है अपनी बात समझाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, कवि का मानना है कि बच्चा जब पालने में होता है तो उसी वक्त बच्चा को जो है, देखो बहुत ही हम बड़े लोगों की, हमारे घर में जो बड़े होते हैं उनकी ज़बानी हम सुने रहेंगे, हाँ ये तो बचपन से ही ऐसे, मुझे तो बचपन से ही पता था, ये तो ऐसे ही निकलने वाला, अरे ये तो पहले से ही ऐसे है ना, हम सुनते होंगे। तो बिल्कुल ये भी एक जीवन की सीख है। अगर हमें बचपन से ही किसी बच्चे में कुछ बुरा लक्षण दिखाई देता है, बिल्कुल हमें उसे जो है वो नोटिस करना चाहिए और हमें उस हिसाब से उसको जो है बहुत ही उसके ऊपर थोड़ी कड़क निगरानी रखनी चाहिए और उसे जो है वो सही राह पर लाना चाहिए, उसे ऐसे ही छोड़ देना नहीं चाहिए। यहाँ भी एक जीवन की सीख मिलती है कि बच्चों को जो है वो हम अच्छे से अच्छी आदतें सिखानी चाहिए और उनके अंदर अगर कुछ बुरी चीज़ें हैं तो हमें उसे हटाने की और मिटाने की कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल, बस यहाँ पर कवि हम इन दोहों के ज़रिए हमें यही समझाना चाहते हैं कि बचपन से ही जो है वो बच्चा जब पालने में होता है, बस उसी वक्त से ही उसके लक्षण देखकर उसके अच्छे बुरे होने का पता चल जाता है, उसके सुपूत या कुपूत होने का पता जाता है। और यहाँ पर जो है वो पौधे का उदाहरण दिए हैं। जैसे किसी पौधे के चिकने और स्वस्थ पत्ते देखकर उसके होनहार होने के लक्षण दिखाई देते हैं, बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल उसी समान बच्चे के पालने के शरीर के लक्षण, बच्चा जब पालने में है तो बच्चे के शरीर के लक्षण देखकर उसके अच्छे बुरे होने का पता चलता है, उसके सुपूत या कुपूत होने का पता चलता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारी हमारे दोहे जो है ये समाप्त होते हैं। ये दोहे जो है वो वृंद सही संग्रह से ली गई हैं। ओके स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आपको ये दोहे पसंद आए होंगे और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको ये दोहे अच्छे लगे हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके स्टूडेंट्स, बाय।